हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी। और अभी तक जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट होता था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वो डॉलर में होता था। अब आरबीआई ने अलाउ किया है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट रुपी में होगा। क्या ऐसा पॉसिबल होगा और किस तरह से ये सेटलमेंट्स होंगे रुपी में, किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो चलिए लास्ट तक देखते रहेगा। और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे कि आप टाइम टू टाइम अपडेट रह पाए जो भी न्यूज आती है उससे। और लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको एक लाइक ही करना है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए। ओके, चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, उसने मंडे को अनाउंस किया उसका डिसीजन की आरबीआई अलाउ कर रहा है ट्रेड सेटलमेंट्स जो है वो इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में रुपी में होंगे। अभी तक डॉलर में ही होते थे और भी करेंसीज में होते थे, लेकिन रुपी में नहीं होते थे। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में जो सेटलमेंट्स होंगे, जो ट्रेड सेटलमेंट्स होंगे, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो रुपी में हो पाएगा। ऐसा अलाउ किया है इन्होंने। इस मूव से क्या होगा? इस मूव से पहली चीज तो ये मूव इसलिए लिया गया है क्योंकि रशिया के साथ हम ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बेनिफिट जो है वो रशिया के साथ ट्रेड कर पाएंगे ये होगा, क्योंकि रशिया पे काफी सारे बैन लगा दिए गए हैं यूक्रेन वॉर के बाद। तो अब यहाँ पे इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो वो रुपी में होगा। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा, यहाँ पे एक और फायदा हो सकता है। आपको पता होगा रिसेंटली रुपी का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा गिर गया है। तो नियरली हम 80 पहुंच गया है। ठीक है, 80 रुपी पहुंच गया डॉलर और रुपी का अगर हम देखें तो इस वजह से हमें काफी नुकसान हो रहा है। 75 76 था, 77 भी अब 80 पहुंच गया। ठीक है, अभी 79.60 करीब कल का प्राइस है। ठीक है, तो इतना ज्यादा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि जो रुपी की वैल्यू गिर रही है उसको भी फायदा होगा। ठीक है, मतलब वो भी थोड़ा सा फायदा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट वेरी लिमिटेड एक्सटेंट में रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो भी स्लो होगा थोड़ा सा। और जो डॉलर आउटफ्लो हो रहा है वो भी थोड़ा लिमिट रह पाएगा इससे। ठीक है, तो अभी की बात ये। अब बात आती है ये जो मॉडल होगा वो किस तरह से वर्क करेगा। तो अभी किस तरह से ट्रांजेक्शन होता है? अभी डॉलर में ट्रांजेक्शन होता है। अब इस मॉडल से क्या होगा? रुपी में ट्रांजेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे जो भी ट्रेड ट्रांजेक्शन है उनको सेटल करने के लिए क्या करना होता है? देखिए, बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं किसी कंट्री से। हमारे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नेट जो बचता है वो हमें सेटल करना होता है। हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जाएगा, वो सब डॉलर में जनरली होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इसको सेटल करने के लिए, ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए किसी भी कंट्री के साथ जो बैंक है इंडिया में, वो क्या करेंगे? वो ओपन करेंगे, एक वॉच टू अकाउंट ओपन करेंगे। ये वॉच टू अकाउंट क्या है? ये एक अकाउंट है दैट अ करस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। मतलब कि एक बैंक के बिहाफ में दूसरे बैंक में एक अकाउंट है, मतलब एक बैंक का दूसरे बैंक के पास पैसा रखा हुआ है। सिंपल ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, एक अकाउंट है दैट अ करस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। ठीक है, वॉच टू अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट टर्म्स में बैंकिंग टर्म आते हैं, वॉच टू अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? ये एक अकाउंट ही है। जिस तरह से आप देख सकते हो, आपको ये बात पता हो तो HSBC वॉच टू अकाउंट इज हेल्ड बाय SBI इन इंडिया। ठीक है, ये SBI का HSBC वॉच टू अकाउंट है। ठीक है, इन इंडिया ऑफ करस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, बेसिकली ट्रेडिंग के लिए SBI ये अकाउंट यूज करता है। ठीक है, तो ये इस तरह का अकाउंट होगा, वॉच टू अकाउंट। ठीक है, इंडियन इम्पोर्टर्स हैं जो इंडिया में बाहर से सामान मंगाते हैं, वो क्या करेंगे? पे करेंगे फॉर देयर इम्पोर्ट्स इन रुपी। जो भी उन्होंने बाहर से सामान मंगाया उसके लिए वो क्या? रुपी में पैसा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए रुपी में देंगे, इन्हीं अकाउंट्स में वो पैसा जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो अर्निंग्स है, ये जो इम्पोर्ट्स से जो अर्निंग है, कैन देन बी यूज टू पे इंडियन एक्सपोर्टर इन इंडियन रुपी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से इंडिया से भी कुछ चीजें हमने इंपोर्ट किया, तो ऐसा थोड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा ना, वो जो अर्निंग जो बैंक के पास, ये बैंक के पास पहुंच गया ये रुपए। तो ठीक है, यहाँ से इंडिया ने पैसा दिया, वो कहाँ पहुंच गया? बैंक के पास पहुंच गया। ठीक है, बैंक के पास पहुंच गया। अब ये जो अर्निंग है जो इम्पोर्ट से हुई है, कैन देन बी यूज टू पे इंडियन एक्सपोर्ट है। ये इंडियन एक्सपोर्टर जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उनको यहाँ पे पे कर दिया जाएगा। उनको भी तो रुपए चाहिए होंगे। जैसे हम कुछ चीज
एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें भी रुपए मिलेंगे, तो ये जो रुपए मिलेंगे वो इन बैंक से ये वाला जो मनी है वो दे दिया जाएगा, बाद में सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से ये वर्क करेगा मॉडल, मतलब एक अकाउंट होगा वॉश टू अकाउंट, ठीक है, इसमें इसका ट्रांजेक्शन जो होगा इंडियन रुपी में ही आप इंपोर्ट करेंगे और उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, क्लियर है। अभी तक कैसे सेटलमेंट्स होता था, किस तरह से पेमेंट किया जाता था, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट करती है तो जो ट्रांजेक्शन हैं वो हमेशा फॉरेन करेंसी में होते थे, इंडियन रुपी में कभी नहीं होते थे, ठीक है। यहाँ पे इंडियन रुपी में सिर्फ और सिर्फ नेपाल और भूटान में ये चल जाते थे, नेपाल भूटान में हो जाते थे रुपी में, बाकी सब में फॉरेन करेंसी में होते थे, जनरली किस में होते थे, डॉलर में होते थे, ठीक है। तो इंपोर्ट के टाइम पे इंडियन कंपनी जो है उसको क्या पे करना पड़ता था, फॉरेन करेंसी पे करना पड़ता था, अभी भी पे करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी पे करना होता है। हम अगर कुछ भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी कंट्री से तो हमें फॉरेन करेंसी मेनली डॉलर्स देना होता था। हम यहाँ पे किसी किसी कंट्री में जैसे पाउंड्स भी दे सकते हैं, यूरो भी दे सकते हैं, येन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जनरली हमें अपना जो पैसा है वो डॉलर में या इन किसी में कन्वर्ट करा के वो फॉरेन करेंसी हमें किसी कंट्री को देनी होती है। इसीलिए तो वही बात होती है कि फॉरेन करेंसी कम है, फॉरेन रिजर्व कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये श्रीलंका में जैसा चालू है वैसा इंडिया में ना हो जाएगी, फॉरेन करेंसी कम है तो हमें फिर बाहर से अगर हमें कुछ भी चीज लेनी है, कुछ भी इम्पोर्ट कराना है तो उसके लिए तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, ठीक है। तो बेसिकली यही रीजन है, फॉरेन करेंसी फॉरेन रिजर्व कम होने की वजह से देश की इकोनॉमी इस तरह से खराब हो जाती है, ठीक है, इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि कुछ भी आपको बाहर से मंगाना है उसके लिए तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होगा, जो लोन आपने ले रखे हैं किसी कंट्री से वो सब भी आपने फॉरेन करेंसी में ले रखे हैं तो वो उसके लिए भी आपको डॉलर ही चाहिए होगा। तो फिर इस तरह से अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है और रुपी की वैल्यू कम होती है तो भी हमें लॉस होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको फिर ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, ज्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं। आपकी कंट्री में तो आप रुपए ही कमा रहे हो, लेकिन आपको फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है। और एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या होता है, ये जो कंट्री हमारी इंडियन कंपनीज जो है वो उनको पैसा पे किया जाता है फॉरेन करेंसी में। अब फॉरेन करेंसी में उनको पे किया जाता है, बाद में क्या होता है ये जो कंपनी है वो कन्वर्ट कराती है दैट फॉरेन करेंसी टू रुपी, ठीक है। उसके बाद ये फॉरेन करेंसी को रुपी में कन्वर्ट कराती है, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे जो यूट्यूब से अर्निंग होती है वो मुझे किस में होती है, डॉलर में होती है, ठीक है। मुझे जो अर्निंग होती है वो डॉलर में होती है, मेरे अकाउंट में जाती है। मेरे अकाउंट में जाने के बाद वो फिर जो पैसा मेरे पास आया है वो कन्वर्ट होता है रुपी में, ठीक है, वहां पे रुपी में कन्वर्ट होता है और जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है और जो कन्वर्जन चार्जेस हैं वो लगते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो डॉलर का एक्चुअल प्राइस है वो आपको नहीं मिलता, उससे कुछ कम प्राइस आपको मिलता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप फॉरेन करेंसी में चेंज कराएंगे तो भी यहाँ पे पलट जाता है, वहां पे आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कम मिलता है, वहां पे आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, तो ये ट्रांजेक्शन की वजह से ये कॉस्ट आता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर आप किसी बाहर से किसी भी कंट्री से कोई भी कंपनी यहाँ पे इंडिया में कुछ इंपोर्ट करती है या एक्सपोर्ट करती है तो फॉरेन करेंसी मिलेगी और फॉरेन करेंसी को फिर आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा रुपी में, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। तो इस तरह से काम चलता था। तो अगर यहाँ पे एक जो अकाउंट होगा वॉश अकाउंट उसमें उससे रुपी में ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली विच कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू यूज दिस न्यू मॉडल, तो कौन कौन सी कंट्रीज को यूज कर सकती है, तो यहाँ पे इंडिया तो चाह रहा है करना कि कंट्रीज यूज करें, लेकिन कंट्रीज यूज ज्यादा नहीं अभी नहीं कर रही, तो इसी वजह से आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं बोला है और ऐसा कुछ अभी है भी नहीं। जनरली ये अभी है रशिया के लिए, ठीक है, बाद में हो सकता है हो जाए। रशिया के लिए क्यों है, क्योंकि काफी सारे सैंक्शंस लग गए हैं रशिया पे, यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को बाहर कर दिया गया है स्विफ्ट सिस्टम से। स्विफ्ट सिस्टम क्या है, तो स्विफ्ट है सिस्टम यूज्ड बाय बैंक्स फॉर पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसी, वो सिस्टम जो बैंक यूज करते हैं पेमेंट्स के लिए इन फॉरेन करेंसी, तो इससे इसको बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डू नॉट हैव टू बी मेड इन फॉरेन करेंसी, अब जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में रशिया को नहीं किया जा सकता। अब रशिया और इंडिया के बीच में मैंने इस पर एक लेक्चर और बनाया था कि किस तरह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो, किस तरह से बिजनेस हो इंडिया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया और रशिया के बीच में, तो यहाँ पे रुपये में होगा या किस और जैसे कि डॉलर वगैरह में तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर फिर अब रुपये में ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से रशिया और इंडिया दोनों को हेल्प मिलेगी, हम एक्सपोर्ट करेंगे या इम्पोर्ट करेंगे तो आपस में हम रुपये में कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है। अब यहाँ पे इट विल हेल्प टू रुपी टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रुपी जो है उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी पर ऐसी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो रुपी लाइक ऑल ग्लोबल करेंसीज काफी सारा उसकी प्राइस नीचे जा रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई ने बहुत कुछ सोचा कि इसको कंट्रोल किया जाए, बट स्टिल ये नीचे गिरती जा रही है। 12 जुलाई की अगर हम बात करें तो 79.60 इतना लो पहुंच गया था अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। 2022 में अभी तक हम बात करें तो 6.4% नीचे गई है जो डॉलर है उसके अगेंस्ट में हमारी रुपये की वैल्यू। तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आरबीआई को सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे ये जो चीजें से थोड़ा सा इसमें फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि रशिया तो कर लेगा, बाकी कोई और कंट्री तो अभी इस तरह से ज्यादा कंट्रीज का इतना भरोसा नहीं है कि करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है मे बी रुपये में ट्रांजेक्शन करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब डिस्कस किया, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी वीडियो जो है उसकी लिंक मिल जाएगी, प्लस पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना जिससे वो भी पढ़ लें। थैंक यू सो मच।